नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन एलायंस गावी को $1 करोड़ 50 लाख देने का वायदा किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, आतिथ्य सत्कार सेवा और कार्यस्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाता धारकों के लिए आज से जून माह के ₹500 भेजना शुरू करेगी। केंद्रीय दल पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फन से हुए नुकसान के आकलन के लिए आज प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के अंतर्गत अमेरिका और कनाडा के लिए 75 अतिरिक्त उड़ानों की बुकिंग आज शाम से शुरू करेगी। और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं निखिल कुमार। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन एलायंस गावी को $1 करोड़ 50 लाख अमेरिकी देने का वायदा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। इस सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के उद्योगपतियों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, सिविल सोसाइटी, विभिन्न सरकार के मंत्रियों और राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत इस संकट के समय विश्व के साथ एकजुट है। उन्होंने कहा कि भारत ने देश में उपलब्ध दवाओं का भंडार 120 से अधिक देशों के साथ साझा किया है। पड़ोसी देशों के साथ एक समान कार्यनीति अपनाकर जरूरतमंद देशों की मदद की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी पूरी वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला का डिजिटीकरण किया है और इसकी निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क विकसित किया है। उन्होंने कहा कि भारत गावी के कार्यों को मानता है और उसे महत्व देता है। श्री मोदी ने कहा कि गावी को भारत की सहायता न केवल वित्तीय है बल्कि भारत की भारी मांग के कारण विश्व में वैक्सीन की कीमत काफी कम हुई है, जिससे पिछले 5 वर्षों में गावी को लगभग $40 करोड़ की बचत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ भी वर्चुअल शिखर बैठक की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा कोरोना संक्रमण के दौर में समग्र नीतिगत साझेदारी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। विश्व को इस महामारी के आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से जल्दी निकालने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड और कोलैबोरेटिव अप्रोच की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने का निर्णय लिया है। भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक रिफॉर्म्स की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। बहुत जल्द ही ग्राउंड लेवल पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध प्रगाढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र और विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और सशक्त करने के लिए ये परफेक्ट समय है, परफेक्ट मौका है। अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए हमारे पास असीम संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं अपने साथ चैलेंजेस भी लाती है। चैलेंजेस की किस तरह इस पोटेंशियल को वास्तविकता में ट्रांसलेट किया जाए ताकि दोनों देशों के नागरिकों, बिजनेसेस, एकेडमिक्स, रिसर्चर्स इत्यादि के बीच लिंक्स हो और जो और मजबूत बने। प्रधानमंत्री ने देशवासियों की ओर से ऑस्ट्रेलिया के कोविड प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की। श्री मोदी ने कोरोना संकट के समय भारतीय समुदाय की सहायता की सराहना करते हुए श्री मॉरिसन को धन्यवाद दिया। इस कठिन समय में आपने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय का और खास तौर पर भारतीय छात्रों का, हमारे स्टूडेंट्स का जिस तरह ध्यान रखा है उसके लिए मैं विशेष रूप से आपका आभारी हूं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार समेकित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में भारत की भूमिका अहम रहेगी। श्री मॉरिसन ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने कोरोना संकट के समय रचनात्मक भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल्स, आतिथ्य सत्कार सेवाओं और कार्यस्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है। इसका उद्देश्य कोविड-19 से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखना है।
सभी होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, धार्मिक स्थलों, कार्यस्थलों और अतिथि सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को सलाह दी गई है कि प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो। परिसर में केवल उन्हीं व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देंगे। सभी जगहों पर थूकना सख्त वर्जित होगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की बजाय खाना लेकर जाने की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। खाना पहुंचाने वाले व्यक्ति ग्राहक के दरवाजे पर ही खाने के पैकेट छोड़ देंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनता को कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखने और फेस मास्क के उपयोग की सलाह दी है। आरोग्य सेतु ऐप को भी उपयोग करने की सलाह दी गई है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश भर में 24 मार्च से लागू कड़े लॉकडाउन के बाद गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य क्षेत्रों को चरणबद्ध ढंग से खोलने के लिए हाल ही में नए दिशा निर्देश जारी किए थे। मानक प्रक्रियाओं के अनुसार यदि किसी कार्यालय में कोविड-19 के 1 या 2 मामले पाए जाते हैं तो पूरे कार्यालय परिसर को बंद करने की आवश्यकता नहीं है और विषाणु मुक्त किए जाने के बाद काम फिर से शुरू किया जा सकता है। यदि कोविड-19 के अधिक मामले सामने आते हैं तो पूरे भवन को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा और सभी कर्मचारी तब तक घर से काम करेंगे। इस बीच झारखंड सरकार ने भी कंटेनमेंट जोन से बाहर अनुपालन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। निजी वाहन, टैक्सी और कैब को राज्य में प्रवेश के लिए ई पास देना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान मास्क लगाना या चेहरा ढकना भी अनिवार्य होगा। किसी भी राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक और सामाजिक जमावड़े की अनुमति नहीं होगी। तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का उपयोग तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध माना जाएगा। नए दिशा निर्देशों का उद्देश्य भीड़भाड़ को रोकना और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। मानक संचालन प्रक्रिया और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राज्य में दुकानें, रेस्तरां, आतिथ्य सेवा और कार्यस्थल 8 जून से खुल जाएंगे। सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाता धारकों के लिए आज से जून माह के 500 रुपए भेजना शुरू करेगी। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत तीसरी किस्त है। लाभार्थी 10 जून के बाद किसी भी दिन ये राशि निकाल सकेंगे। ये राशि लाभार्थियों की खाता संख्या के अंतिम अंक पर आधारित समय सारणी के अनुसार भेजी जाएगी। पहली किस्त के रूप में 20 करोड़ 5 लाख महिलाओं के जनधन खातों में 10,029 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। 1,70,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत सरकार ने महिलाओं, गरीब बुजुर्गों और किसानों को निःशुल्क अनाज तथा नकद राशि के भुगतान की घोषणा की थी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी कल शाम 14,000 करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर गुजरात पैकेज की घोषणा की। ये पैकेज राज्य के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव हसमुख अढ़िया के नेतृत्व में गठित समिति की पहली अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित है। नए पैकेज में लोगों, वाणिज्यिक इकाइयों और औद्योगिक संस्थाओं के लिए संपत्ति कर, बिजली बिल और मोटर वाहन कर में आंशिक रूप से छूट देते हुए कुल 2,300 करोड़ रुपए की राहत दी गई है। आवास क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने व्यवसाय और दुकान मालिकों के लिए 2.5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए 4% ऋण ब्याज सब्सिडी की भी घोषणा की है। सरकार ने अपने घरों का निर्माण करने के लिए प्रवासी तथा आदिवासी निर्माण श्रमिकों को सब्सिडी के रूप में 466 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की है। कृषि, पशुपालन और मछली पालन क्षेत्रों के लिए 190 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और 525 करोड़ रुपए गुजरात आत्मनिर्भर सहाय योजना 2 के तहत स्वरोजगार पैदा करने के लिए आवंटित की गए हैं। कोविड-19 के महामारी से निपटने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को 100 करोड़ रुपए और अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट नगर निगमों को भी 100 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया है। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के अंतर्गत एयर इंडिया अमेरिका और कनाडा के लिए 75 अतिरिक्त उड़ानों की बुकिंग आज शाम 5 बजे से शुरू करेगा। इन स्थानों में न्यूयॉर्क, शिकागो, वाशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर और टोरंटो शामिल हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि ये उड़ानें 9 जून से 30 जून के बीच संचालित होंगी। उन्होंने कहा कि जो लोग अमेरिका और कनाडा जाना चाहते हैं तथा सभी शर्तें पूरी करते हैं, वे लोग इन उड़ानों के लिए टिकट बुक करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन उड़ानों से विदेशी नागरिक भी जा सकेंगे। वंदे भारत उड़ानों के तहत विश्व के विभिन्न भागों से भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है। बुधवार को 2,716 लोग दुबई, अबुधाबी, मस्कत, दोहा, मॉस्को, जेद्दा और कीव से वापस आए हैं।
सरकार ने 960 विदेशी नागरिकों के भारत आने पर 10 वर्ष के लिए पाबंदी लगा दी है। ये विदेशी नागरिक तबलीगी जमात के गतिविधियों में शामिल थे। विभिन्न राज्य सरकारों से उपलब्ध ब्यौरे के बाद गृह मंत्रालय ने ये कार्रवाई की है। ये विदेशी नागरिक अवैध रूप से मस्जिदों और मदरसों में रहते हुए पाए गए थे। विदेशी अधिनियम के तहत एक बार में इतनी बड़ी संख्या में और इतनी लंबी अवधि के लिए विदेशी नागरिकों को प्रतिबंधित करने की संभवतः ये पहली कार्रवाई है। अप्रैल में सरकार ने तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल होने का सबूत मिलने के बाद इन विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट किया था और उनका वीजा रद्द कर दिया था। सरकार तबलीगी जमात गतिविधियों के लिए भारत आने वाले किसी भी विदेशी नागरिक को पर्यटक वीजा जारी नहीं करने का फैसला पहले ही कर चुकी है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन एलायंस गावी को $1 करोड़ 50 लाख देने का वायदा किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, आतिथ्य सत्कार सेवा और कार्यस्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाता धारकों के लिए आज से जून माह के ₹500 भेजना शुरू करेगी। केंद्रीय दल पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फन से हुए नुकसान के आकलन के लिए आज प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के अंतर्गत अमेरिका और कनाडा के लिए 75 अतिरिक्त उड़ानों की बुकिंग आज शाम से शुरू करेगी और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हाल में आए चक्रवात अम्फन से हुए नुकसान के आकलन के लिए कल 7 सदस्यीय दल केंद्रीय दल कोलकाता पहुंचा। ये दल आज प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनुज शर्मा इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दल में कृषि, मत्स्य, वित्त, बिजली, जल शक्ति, सड़क और परिवहन मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय दल उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों के चक्रवात अम्फन से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा। 7 सदस्यों में एक समूह उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली, सरबेरिया, धामाखाई जाएगा, जबकि दूसरा दल दक्षिण परगना जिले में पाथर प्रतिमा, भरतपुर, ब्राजो बल्लोपुर का दौरा करेगा। सड़क और फेरी सेवाओं के अलावा यह दल नुकसान का आकलन करने के लिए हवाई सर्वेक्षण भी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने भी राहत और बहाली कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। सुपर चक्रवात से राज्य में काफी नुकसान हुआ है और अब तक 96 लोगों की मौत हुई है। कोलकाता से अरजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शशि भूषण त्रिपाठी। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग की 1 वर्ष की उपलब्धियों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ई पुस्तिका जारी की है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभाग ने वेबिनार का आयोजन कर वरिष्ठ चिकित्सकों के जरिए पेंशन याफ्ता लोगों की चिंताओं और आशंकाओं का समाधान किया है। पेंशन नीति में सर्वाधिक उल्लेखनीय सुधार सीसीएस पेंशन नियम 1972 के नियम 54 में बदलाव था। इसके जरिए 7 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले भी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए इनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को सहायता मिलेगी। श्री गडकरी ने कल इस क्षेत्र पर कोविड-19 के प्रभाव के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में शामिल चमड़ा निर्यात परिषद के प्रतिनिधियों से कहा कि आगरा रिंग रोड के निकट चमड़ा क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव जमा कराया जा सकता है। ये औद्योगिक क्लस्टर आगरा के चमड़ा उद्योग में काम कर रहे लोगों की सहायता के लिए स्मार्ट शहर, स्मार्ट गांव और अन्य ढांचागत सुविधाएं विकसित कर सकते हैं। श्री गडकरी ने कहा कि ये समय आर्थिक गतिविधि जारी रखने के साथ ही कोविड-19 महामारी से संघर्ष का समय है। उन्होंने कहा कि ये महामारी अवसर भी बन सकती है और इस अवसर का उपयोग करने की आवश्यकता है। अब कोविड-19 से जुड़े समाचार। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 रोगियों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए रणनीति बदलने का फैसला किया है। आकाशवाणी से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार पहले ही सतर्क है और राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की निगरानी कर रही है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें ये अंदाजा था कि प्रवासी मजदूरों की वापसी के साथ ही संक्रमित मामले भी सामने आ सकते हैं और हमने इस हालात से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर ली थी। हम लोग पहले से इसके लिए तैयार हैं। हम जान रहे हैं कि हमारे पास 32 लाख से अधिक कोरोना प्रभावित क्षेत्रों से आने वाला जो हमारा कामगार और श्रमिक आ रहा है, तो उसकी जब लॉजिंग और फूडिंग की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं तो उस समय इन सब चीजों को भी ध्यान रख रहे हैं कि
कि हमें उसको भी बचाना है और अगर उसके साथ कहीं से संक्रमण आ गया तो संक्रमण को स्प्रेड होने से भी रोकना है। फोकस हमने उन सभी क्षेत्रों को किया है, वे सभी क्षेत्र हमारे उसमें हैं और फोकस बदलेगा, अभी बदला नहीं, बदलेगा ये। हम लोग पहले से इसके लिए अलर्ट हैं। प्रदेश में पहले ज्यादातर मामले पश्चिमी इलाके में और खासतौर पर दिल्ली से सटे जिलों में सामने आए थे, लेकिन अब वायरस सभी 75 जिलों में फैल चुका है और पूर्वी इलाके में भी बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वायरस की जल्द पहचान के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की 1 लाख से ज्यादा टीमें स्क्रीनिंग के काम में लगी हुई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 4,452 हो गई है, जबकि इस महामारी से 29 लोगों की मौत हुई है। अब तक 2,121 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि घरों में क्वारंटीन में रह रहे सभी लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। कोरोना मरीज के स्वस्थ होने की दर 48% हो गई है। घर घर जाकर प्रवासी कामगारों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जा रहा है। अब तक लगभग 5 लाख कामगारों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की जा चुकी है। इस दौरान 196 मजदूर संदिग्ध पाए गए हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि अगले 10 दिनों में क्वारंटीन सेंटर को समाप्त कर दिया जाएगा। कोरोना संक्रमित लोगों को अब आइसोलेशन सेंटर में ही रखा जाएगा। इस समय राज्य के विभिन्न स्थानों पर लगभग 14,000 आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसका संचालन स्वास्थ्य विभाग करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 174 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही कोविड-19 रोगियों की संख्या 8,762 हो गई। राज्य में कोविड-19 से 377 लोगों की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अब तक 5,637 लोग संक्रमण से उबरकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं सक्रिय रोगियों की संख्या 2,748 है। प्रदेश में भले ही कुल 52 जिलों में से 51 में अब तक कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं, लेकिन 30 जिलों में बुधवार से संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। भोपाल में 58 पॉजिटिव मामले मिले हैं, जिसके फलस्वरूप भोपाल में अब 1,630 मरीज हैं। वहीं राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित जिले इंदौर में 3,633 लोग संक्रमित हैं। इस बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने अनूठे ई बुलेटिन अब पढ़ाई नहीं रोकेगी जारी की है। राज्य शिक्षा केंद्र आयुक्त लोकेश जाटव ने बताया कि इस ई बुलेटिन को कोरोना संकट में शैक्षिक गतिविधि विशेषांक के रूप में तैयार किया गया है। ई बुलेटिन के माध्यम से विभागीय कार्यों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया जा सकेगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल सर्वाधिक 285 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। 41 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जम्मू कश्मीर में कल सबसे अधिक 285 पॉजिटिव मामलों की वृद्धि के साथ ही प्रदेश में पॉजिटिव मामलों की संख्या अब 3,142 तक जा पहुंची है। इन पॉजिटिव मामलों में अधिकतम 222 मामले कश्मीर संभाग से सामने आए हैं। श्रीनगर के नूरबाग इलाके का 60 वर्षीय व्यक्ति कोविड महामारी की चपेट में आ गया है, जिसकी वजह से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मृतकों की संख्या अब 35 तक जा पहुंची है। इस बीच बड़े पैमाने पर जनता को समय समय पर प्रशासन द्वारा जारी की गई दिशा निर्देशों पर सख्ती से अनुपालन करने की सलाह भी दी गई है और सरकार द्वारा जारी सूचनाओं पर भरोसा करने के अलावा किसी भी तरह की अफवाहों को फैलाने से रोकने और उन पर कोई ध्यान नहीं देने की भी सलाह दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कौल। लद्दाख में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने से प्रशासन की परेशानी बढ़ रही है। पिछले 4 दिनों में 15 अन्य लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से लद्दाख में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 45 हो गई है। चेन्नई में कोरोना से संक्रमित 140 पुलिसकर्मी उपचार के बाद काम पर वापस आ गए हैं। चेन्नई के पुलिस आयुक्त A.K. विश्वनाथन ने बताया कि पुलिसकर्मी नई प्रतिबद्धता के साथ इस महामारी के खिलाफ संघर्ष में अग्रिम पंक्ति के योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। इस बीच चेन्नई नगर निगम ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी है कि यदि वे कोविड-19 के उपचार के बाद स्वस्थ हुए लोगों को काम पर आने की अनुमति नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु में कोविड-19 से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर लगभग 55.5% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 0.8% के अंदर बनी हुई है। मेघालय सरकार राज्य में पूजा स्थल फिर से खोलने के बारे में आज विभिन्न धार्मिक समूहों के साथ बैठक कर रही है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने बताया कि सरकार ने विभिन्न धार्मिक समूहों और संगठनों के विचार जानने के लिए बैठक आयोजित करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समूह की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना सर्वाधिक उचित और मान्य नियम तय किए जाएंगे।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय से अवगत करा रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के हृदय रोग विभाग के डॉक्टर अंबुज रॉय ने वरिष्ठजन तथा हाइपरटेंशन और कैंसर जैसे रोगों से ग्रस्त लोगों को संक्रमण से बचने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है। The larger population, it has given them time to understand the seriousness of the disease, the precautions they need to take, how to live with this. They have practiced social distancing. The people who already have heart disease, people who have had brain strokes, people who have lung disease, people who have some kind of cancer, they're much more prone to a more severe form of the disease if they get the disease. लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने और साफ सफाई बरतने का सुझाव दिया है। Sanitation, hygiene, hand hygiene, masking, this social distancing, nobody should try to break that rule, I would call it. The idea is when somebody coughs or sneezing, that cough or sneeze particles can travel 1 to 2 meters or even more. When one speaks loudly, it can travel to 1 meter. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बलविंदर सिंह परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-233-14444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। सोशल मीडिया में आ रहे एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कोविड-19 एक बैक्टीरिया है जिसका उपचार एस्पिरिन से किया जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस एक विषाणु यानी वायरस है और इसके लिए अब तक कोई विशेष औषधि उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस महत्वपूर्ण आयोजन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य प्रकृति के संरक्षण और विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले रविवार मन की बात में कहा था कि पर्यावरण के लिए सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हर भारतीय की प्रतिबद्धता आवश्यक है। 5 जून को पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस साल की थीम है बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। वर्तमान परिस्थितियों में यह थीम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन के दौरान पिछले कुछ हफ्तों में जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन इससे हमें अपने आसपास प्रकृति की समृद्ध विविधता को, जैव विविधता को करीब से देखने का अवसर भी मिला। बढ़ते शहरीकरण के बावजूद भी देश में विश्व की 35 में से 4 अत्यधिक जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं। हालांकि जैव विविधता संरक्षण को पारंपरिक रूप से दूरस्थ वन क्षेत्रों तक ही सीमित रखा जाता रहा है, लेकिन बढ़ते शहरीकरण के साथ अब आवश्यकता है शहरी क्षेत्रों में जैव विविधता को सुरक्षित रखने और बचाने की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 200 निगमों और शहरों में शहरी वन क्षेत्र बनाने के लिए योजना को हरी झंडी देते हुए एक अनूठे प्रयास की पहल की है। पिछले ही महीने आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, We are the country where biodiversity is welcome, where nature is welcome, and this year which is the super year for biodiversity. आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस वर्ष का मुख्य आयोजन जर्मनी की साझेदारी से कोलंबिया में किया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सुबह 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्य आयोजन को संबोधित करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों, सरकारों और अन्य सभी पक्षों से प्रकृति के संरक्षण और समस्याओं का सतत समाधान तलाशने के प्रयास तेज करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने ट्वीट संदेश में कहा कि पर्यावरण के मौजूदा संकट को ध्यान में रखते हुए जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रयास तेज करने की आवश्यकता है। और अब देश के विभिन्न भागों में आज के मौसम पूर्वानुमान पर एक नजर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बादल छाए रहने तथा हल्की वर्षा होने की संभावना है। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ आंधी वर्षा की भी संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं मुंबई में भी बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा होने की उम्मीद है। देश के दक्षिणी भाग की बात करें तो चेन्नई में आसमान साफ रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे। गिलगित में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। समाचार कक्ष से गौरव राघव। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और सिद्धार्थ, आज के समाचार पत्रों की क्या सुर्खियां हैं आज? जी हाँ निखिल, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑनलाइन शिखर बैठक के बाद 7 समझौते होने की खबर आज प्रकाशित अखबारों में प्रमुखता से है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, इस्तेमाल करेंगे एक दूसरे के सैन्य अड्डे। पंजाब केसरी ने लिखा है, भारत ऑस्ट्रेलिया में अहम रक्षा समझौते। वहीं अमर उजाला की टिप्पणी है, दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने वाले 7 समझौते। सोमवार से खुलने जा रहे धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्तरां के लिए जारी स्वास्थ्य मंत्रालय की एसओपी के समाचारों को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, थर्मल स्कैनिंग के बाद ही एंट्री, हाथ सैनिटाइज करना और मास्क भी जरूरी। रेस्तरां में आधी सीटें खाली छोड़नी होंगी। धार्मिक स्थलों में उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिनमें बीमारी के लक्षण नहीं है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, हिंदुस्तान ने सलाह शीर्षक से लिखा है, बच्चे और बुजुर्ग जाने से बचें। पत्र ये भी लिखता है, उच्चतम न्यायालय ने कहा, आवागमन के लिए हफ्ते भर में एक समान नीति बनाएं, समूचे एनसीआर का एक पास हो। वहीं दैनिक जागरण की टिप्पणी है, एनसीआर में आवाजाही पर रोक की मनमानी होगी खत्म। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास के उच्चायुक्त को परेशान करने का मामला सामने आया। पंजाब केसरी की खबर है, भारतीय डिप्लोमेट के पीछे लगे आईएसआई के बाइक सवार। विदेशी तबलीगियों पर लगा प्रतिबंध शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है, वीजा शर्तों के उल्लंघन पर गृह मंत्रालय ने भारत आने पर 10 साल की पाबंदी लगाई। राजस्थान पत्रिका की खबर है, राज्यसभा चुनाव के दांवपेच, गुजरात में कांग्रेस के 2 विधायकों का इस्तीफा। वहीं जनसत्ता लिखता है, राज्यसभा चुनाव से पहले 2 कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन अलायंस गावी को $1 करोड़ 50 लाख देने का वायदा किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, आतिथ्य सत्कार सेवा और कार्यस्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाताधारकों के लिए आज से जून माह के ₹500 भेजना शुरू करेगी। केंद्रीय दल पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फन से हुए नुकसान के आकलन के लिए आज प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के 3रे चरण के अंतर्गत अमेरिका और कनाडा के लिए 75 अतिरिक्त उड़ानों की बुकिंग आज शाम से शुरू करेगी। और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।